मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, कोई मेरे खिलाफ साजिश। ये गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ रही है, ये गाड़ी आ रही है मेरे पीछे पीछे, मेरा पीछा कर रही है। हाँ, गाड़ी लग गई, गाड़ी उलट गई और आप बच गए, कुछ नहीं हुआ। शहबाज गिल साहब अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। यार बहुत बड़ी टोपी हो आप, गाड़ी उलट गई, बंदा ठीक ठाक यूं यूं कर रहे हैं, वहां पे M2 के ऊपर हैं और आज जो है गले में तूक पहना हुआ है, दोनों बाजू पकड़े हुए हैं। यार बस बहुत हो गया यार, आप लोगों की गवर्नमेंट चली गई यार। वैसे ये शहबाज गिल टाइप जो बच्चे होते हैं ना सियालकोट में, जो 3 दिन शेव ना करें, उनकी दाढ़ी नहीं आए, हम उनको गोगी गोगी कहते हैं। प्यार से प्यार से प्यार से। अल्लाह सेहत दे भाई को, हो सकता है लग गई हो, उस टाइम दर्द ना हुआ हो। एकदम मेरे भी यहाँ सर पे लगी थी, थोड़ी देर दर्द नहीं हुई, तो बाद में जाके अगले दिन दर्द हुई मुझे ना। मेरा भी सिस्टम कुछ शहबाज भाई की तरह चलता है ना यार। वैसे मैंने खान साहब से गुजारिश की थी, सर ये 2 बंदे अपने पास से सर आप निकाल दें, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आप कामयाब हो। 2 बंदे आपने निकाल लें, एक फवाद चौधरी को नौकरी से निकाल दें सर, मीडिया का माशी कातिल, और दूसरा सर ये शहबाज गिल जिसने मीडिया के खिलाफ इतना जहर उगला जिसकी वजह से सब लोग आपके खिलाफ हो गए। तो मैं खान साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज़ ये 2 लोगों को नौकरी से फारिग करें। एक जनाब फवाद चौधरी साहब, हूँ वजीर कोई नहीं है, नहीं मैं डरता है करो, और दूसरा ये शहबाज गिल साहब। इन दोनों की वजह से जो है ना, यकीन करें इमरान खान साहब आप गैर मकबूल हुए। दूसरा सर ये जो बातें होती है ना कि ऐसे कुछ नहीं होता सर, दुनिया में साजिशें होती हैं, आप टेंशन नहीं लें। देखें, और एक आपने गलत बयान दिया। देखें, आपको यह बयान नहीं देना चाहिए था कि फरा बेकसूर है, ठीक है, यह आपका ताल्लुक नहीं है सर इससे, आपका अपना दामन साफ है। आप फरा को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? फरा गोगी, उसको आपको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खान साहब का जो बयान आया ये बयान ही गलत है मेरे नज़दीक। और मैं इमरान खान साहब के साथ हमदर्दी रखता हूं, लेकिन बात यह है कि देखें सर ये बयान आपका गलत था कि फरा बेकसूर है, इससे आपका ताल्लुक नहीं, इन पेटी मामलात में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। एक तरफ मकसूद चपड़ासी की वजह से, अरे यार ये कुत्ता तो थोड़ा देखा देखा लग रहा है। अब यार कहीं ऐसे ना हो ये सियासी जमात वाले कहें कि खान साहब का कुत्ता और फरा का कुत्ता ये आपस में रिश्तेदार हैं, इसलिए इनका ताल्लुक बन गया। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं, नहीं वैसे ये कुत्ता देखा देखा है, ये मैं आप चेक करें, ये जो फरा गोगी का कुत्ता है इसको देखा देखा कुत्ता लग रहा है। आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में कुत्तों का बड़ा अहम किरदार है। खैर आगे चलते हैं। जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो देखें मेन चीज़ ये कि अगर ये मैं आपको सच बता रहा हूं, ये अब इसको यूज़ किया जाएगा और ये यूज़ बड़े अच्छे से होगा, और इसमें बात ये है कि जो भी इल्ज़ाम है वो आपके सर आ जाएगा। देखें हमने 3.5 साल करप्शन सुना है। अगर गोगी जिम्मेदार है, इफ शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, एक तो लड़की का नाम नहीं पता लग रहा क्या है, फरा शहजादी है, फरज शहजादी है, फरा गुज्जर है, क्या फरा खान है, आई डोंट नो क्या का नाम है। फरा खान तो उसका भी नाम है ना, वो जो इंडिया में डांस कराती है, उसका नाम ही फरा खान है ना। एजाज देखो खुश हो रहा है, हाँ वैद भाई ने कंफर्म किया, ये सही बात की है ना, सही बात की है। खैर एनीवे, आज ईद का शो है भाई, लाइट मूड में बात होगी, ईद का शो है, लाइट मूड में बात होगी। अच्छा, इन्हें करप्शन के अंदर जो जो चीजें बता रहे हैं क्लैरिफिकेशन दे दें। अब यार देखो, इनके खावन को देख के लगता तो नहीं है कि उनकी वाइफ फरा खान होगी, लेकिन चलो गुज्जर साहब की किस्मत है, होता है इस तरह है। खैर एनीवे, वो बयान दे रहे हैं भाई खामंद अपनी बीवी को डिफेंड करे तो बनता है। खान साहब का कहीं से नहीं बनता, खान साहब को बयान नहीं देना चाहिए था, दिस वॉज ए रॉन्ग बयान। दूसरी बात यह है कि अगर मरियम औरंगजेब साहिबा जो अभी वजीर इत्तलात हैं, अगर उन्होंने ये रेस किया पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप को क्लियर करें। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कहानी खत्म। मेरे नजदीक इसको कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इससे एसोसिएट नहीं करना। सर खान साहब, अब से आपने फरा खान का नाम कभी नहीं लेना। खान साहब मेरी बात सुनते हैं, अब शी इज क्लोज चैप्टर, जो गवर्नमेंट ने करना है गवर्नमेंट इनके बारे में करे, गवर्नमेंट ओपन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे, ये कौन है। दूसरी बात यह कि जुल्फी बुखारी साहब टीवी पे आ गए। जुल्फी बुखारी साहब आके, मैं अभी देख रहा था टीवी पे, जुल्फी बुखारी साहब आके बोल रहे हैं वो ये फरा खान। भाई आपका जुल्फी बुखारी, भाई पहले आप अपना दामन क्लियर करो, आपकी वजह से हमारा लीडर इमरान खान फंस गया, आप पहले अपना क्लियर करो मामला। जुल्फी बुखारी साहब के अपने मामलात अभी क्लियर नहीं है, ऐसे ये मैं आपको सारे बता रहा हूं ना। ये अब ये पहले अपने मामलात क्लियर करें, अपने दामन को साफ करें। आपका तो अपना कितने मामलात में नाम आ रहा है, आपको तो हटाया इस वजह से गया था कि आपके ऊपर इल्जामात थे,
और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 3-4 लोग हैं, मैं अभी भी खान साहब को कह रहा हूं, पहले देखें मैं खान साहब को समझाता था लेकिन खान साहब मानते नहीं थे। आज देखें वही लोग जिनके मुतालिक मैं समझाता था खान साहब को, आज वो खान साहब के, मैं नहीं कह रहा वो गलत लोग हैं, लेकिन आप देख रहे हैं, मिसाल देता हूं मैं। देखिए मैं जहांगीर खान तरीन को बुरा नहीं कहता, वो एक बिजनेसमैन आदमी है, उसने अपने कारोबार को बढ़ाया, जहांगीर खान तरीन ने। अलीम खान साहब ने अपने कारोबार को बढ़ाया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं खान साहब को समझाया नहीं था या सारी दुनिया ने उन्हें बताया नहीं था। ओन चौधरी साहब राइट हैंड थे ना खान साहब के। इमरान रियाज खान को देखते हैं, वो जो एंकर नहीं है यूट्यूबर, वो उनको सुनते हैं। जो सीनियर होते हैं वो फिर मेरे जैसे पढ़े लिखे जो बंदे होते हैं जिनकी रैशनल टॉक होती है उनकी बात सुनते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब बड़े मैच्योर आदमी हैं और इस्लामाबाद के गिरदोनवा के शहर के लोग भी बड़े मैच्योर आदमी हैं। एक चैनल खोलें, खान साहब को थोड़ा पैसिफाई करें, ये मामला थोड़ा सॉल्व करें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर माशी मामलात, करप्शन के मामलात, इन सबको साथ लेकर चलते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी कि मुल्क के अंदर बदउनवानी बेज़ाब्ती का खात्मा करने जो लोग आए थे, अगर उन पे इल्ज़ाम लगता है कोई बात नहीं, उसको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट होने दें, कोई इस मामले में बात ना करें। अगर इमरान खान साहब देखें, आपने खान साहब मेरी कोई सिंसियर एडवाइस नहीं मानी, मैंने आपको मानी नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि JKT जिन कामों में हैं ठीक है, सही है, लेकिन आदमी अच्छा है। आपने ना JKT को कंट्रोल किया और फिर वक्त आने पर आपने उन्हें छोड़ भी दिया, वो आपके लिए मुश्किल पड़ गई। अलीम खान को हैंडल करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, आपने मेरी बात कोई नहीं सुनी। आपने ये डब्बू की और गोगी की और इस टाइप के लोगों की बातें सुनी, जिसकी वजह से खान साहब आप गैर मकबूल हुए। ठीक है, वैसे आपकी मकबूलियत ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन जो आपकी गैर मकबूलियत हुई वो कुछ इसकी वजह से हुई, वरना आपकी कारकर्दगी और अच्छी होती। कारकर्दगी भी तो मैटर करती है ना सर, सिर्फ नाम तो मैटर नहीं करता। फिर ये कि अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर ये खान साहब आप फराह खान का जिक्र ही ना करें। दुनिया में मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, धक्के खाए हैं, जगह जगह की खाक छानी है। अगर आपके ऊपर इस मामले में कोई बात हो रही है तो आप जस्ट कीप क्वाइट, डोंट टेक हर नेम एट ऑल। खैर एनीवे, इससे आगे चलते हैं। मईशत के बारे में बात करनी है तो हमारे साथ एहसन मेहनती साहब मौजूद हैं, माहिर इक़्तिसादियात हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ईद मुबारक कहूँगा जनाब एहसन मेहनती साहब। एहसन मेहनती साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ईद मुबारक कहूँगा। मेरी आवाज़ नहीं जा रही उन तक, दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरह से है कि मैं खान साहब को जो बात समझा रहा हूँ ये जेन्युइन बात, और मेरा क्योंकि देखें पाकिस्तानी होने के नाते और ख़ास तौर पे मैं एक जानवर हूँ, आपको पता है मैं न्यूट्रल बंदा हूँ, मुझे कोई हमदर्दी ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी इमरान खान साहब से हमदर्दी है तो इसके ये माने नहीं है कि मैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हूँ। मुझे शहबाज शरीफ साहब भी अच्छे लगते हैं, आई थिंक वो डूअर है, परफॉर्मर है, काम अच्छे करता है वो, और अगर शहबाज शरीफ साहब को थोड़ी सी स्पेस दी जाए तो बहुत सारे काम वो कर सकते हैं। खैर एनीवे, माहिर इक़्तिसादियात जनाब एहसन मेहनती साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक कहता हूँ एहसन मेहनती साहब। थैंक यू वेरी मच सर, और वेलकम टू द शो। और बात यही हो रही है कि जनाबे वाला मुल्क की माशी सूरत हाल अब किस समझ जाएगी। देखें, वी हैव टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट नोबडी हैज़ अ मैजिक वॉन्ड टू फिक्स द इकोनॉमी। हम दोबारा से देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में आज भी इंटरबैंक मार्केट के अंदर मामूली सा इजाफा देखा गया, बट इट इज़ एबल टू सस्टेन एट दिस रेट विच इज़ शोइंग दैट देयर इज़ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द रूपी। इसके साथ साथ ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और दीगर और जो शुमारियात हैं या इशारिये हैं उनके मुतालिक देयर आर रिजर्वेशंस। व्हाट आर योर व्यूज़ फॉर द फ्यूचर? देखिए आई थिंक कि इस वक्त तो हमें सिचुएशन जो है वो ग्लोबल भी देखनी चाहिए। आई थिंक कि शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद कैपिटल मार्केट ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कुछ 1-2 दिन तक दी, बट उसके बाद जो हमें सिचुएशन नजर आई, कुछ लोकल भी सिचुएशन थी, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारा इनकन्वीनियंट हुआ IMF को लेके या रुपी जो गिरा, तो उसके बाद हमने देखा कि और फिर जाहिर रुपी अब इस वक्त भी जो है वो गिर रहा है। तो अब इवेंचुअली जो है इंटरनेशनल मार्केट का जो सिनेरियो है वो काफ़ी कोई मुनफरिद नहीं है। पॉलिसी रेट
दुनिया भर के अंदर बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं। यूएस पॉलिसी रेट जब बढ़ा तो जाहिर है वहाँ की मार्केट यानी कि यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश की है। अच्छा, वो क्रैश की है तो लोकल मार्केट के अंदर भी जो है वो प्रेशर जो है वो आज कम से कम देखा है, बट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि यूएस मार्केट 5% गिर गई है कल, और पाकिस्तान मार्केट अगर देखा जाए तो कुछ कम ही परसेंट जो है वो गिरी है, यानी कि 0.5% या 1%। तो पॉइंट ये है इस वक्त एक इंटरनेशनल सिचुएशन है वो काफ़ी रिसेशनरी इन्वायरमेंट की तरफ जो है वो जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है थोड़ा ग्रिम है, और जो यूक्रेन की वॉर चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो कमोडिटी प्राइसेस है उनको काफ़ी प्रेशर कर रहा है। तो ये सिचुएशन देखते हुए हमें 2-3 जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ चुका है, और फिर उसको हमें फाइनेंस भी करना है, और फिर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन है। सेकंड, अगर हम सिचुएशन देखें कि स्पेकुलेशन है कि ये हमें मिडल ईस्ट से नया पैकेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये दो सिनेरियो जो है इस वक्त हमें इसको खास तौर पर जो है देखना पड़ेगा अगर हमें फ्यूचर आउटलुक जो है उसको अगर हमें जो है वो प्रिडिक्ट करना है। अच्छा एहसन मेहनती साहब, आपको पता है कि स्टेट बैंक के अंदर भी देयर हैज़ बीन अ चेंज इन लीडरशिप। माजी में जो हुआ चले उसके बारे में मैं अभी मुख्तसरन बात नहीं करना चाहूँगा, टाइम मेरे पास कम होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो नए स्टेट बैंक के गवर्नर आए हैं, खैर एनीवे वो तो पर्सनैलिटी तो और होती है, पॉलिसी डिसीजंस तो अपनी जगह होते हैं। आज सुबह से देयर इज़ सम लॉबिंग गोइंग ऑन फ्रॉम द बिजनेसमैन कि किसी तरह इंटरेस्ट रेट को नीचे गिराया जाए, लेकिन अभी आपने इंटरनेशनल सिचुएशन को बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर हाईलाइट करके बताया है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस विद द IMF प्रोग्राम हैंगिंग इन लिम्बो, डू यू थिंक वी विल रिड्यूस द पॉलिसी रेट? इसका जो कम होना है उसका तो जाहिर है उस सिनेरियो में देखा जाएगा जहां हमारा इन्फ्लेशन CPI जो है वो लास्ट जो है 13.5% पर गया है। और आई थिंक कि हमें ये चीज देखनी है कि अब जो पॉलिसी जो अभी इंटरेस्ट रेट जो अभी इन्फ्लेशन रेट आता है CPI नंबर मई का, वो मोस्ट प्रोबेबली आज अनाउंस हो जाएगा। तो अब वो तो वर्ष हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमारा इन्फ्लेशन 13% से ज्यादा है, वहां पर हम पॉलिसी रेट 12.25 का लेके जा रहे हैं। तो वो अगर पॉलिसी रेट को देखा जाए वो ऑलरेडी कम है। रियल इंटरेस्ट रेट अगर हम देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन जो है वो 1% नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो कोई पॉलिसी जो है SBP की या ग्लोबल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी इसको अलाउ नहीं करती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर के जहां पर काफी ज्यादा जो है सप्लाई डिस्ट्रप्शन है बिकॉज ऑफ द रीअपियरेंस ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, इंटरनेशनली इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, रिसेशन की बातें हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी हायर इन्फ्लेशन का नंबर जब अब आएगा इस वक्त अप्रैल का, वो भी 13% से ज्यादा होगा। इंटरेस्ट रेट को कम होता हुआ देखना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा जो है वो जो है डिफिकल्ट नजर आ रहा है, क्योंकि IMF प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, वहाँ पे नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट तो हम नहीं कैरी करके उस प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं। तो आई थिंक कि IMF की वन ऑफ द कंडीशनैलिटी होती है कि रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हमारा होना चाहिए, और रियल इंटरेस्ट रेट इस वक्त पॉजिटिव हमारा नहीं है। तो IMF प्रोग्राम में उल्टा हमें ये नजर आ रहा है कि उस प्रोग्राम में जाते हुए 1% तक जो है वो पॉलिसी रेट के बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू कम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साइंटिफिकली स्पीकिंग और फ्रॉम गोइंग बाय द फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वी हैव टू, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक आप नेगेटिव नहीं रख सकते रियल इंटरेस्ट रेट को, तो वी विल बी कंपेल्ड कि हम अपने इंटरेस्ट रेट करें। और मुझे ऐसे लगता है, मैं एहसन मेहनती साहब की बात को बिल्कुल एंडोर्स करते हुए कहता हूँ कि मुस्तकबिल में मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के ज़्यादा इम्कानात होंगे कम होने से ज़्यादा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूँगा। एहसन साहब रिमेन विद अस, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब एहसन मेहनती साहब के साथ बड़ी अच्छी सहर हासिल गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ मामलात को बयान किया। अब बात कुछ ऐसी है कि अब बजट बनने लगा है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम भी कोशिश करेंगे कि बजट या प्री बजट के हम शोज़ शुरू करें। तो एहसन मेहनती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बैन अल-अक़वामी सूरत हाल के मुतल्लिक भी बताया, ये भी बताया। अब लेकिन बजट का मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके ऊपर वजाहत हो कि बजट की सूरत हाल क्या बनेगी, क्योंकि अभी देखें बजट बनने लगा है और मिफ्ताह इस्माइल साहब बजट बनाएंगे, लेकिन पीछे सारे मामलात के असल में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि देखें
एक्चुअल फाइनेंस मिनिस्टर या जिस बंदे के ऊपर कॉन्फिडेंस है वो हैं इसहाक डार साहब, ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस के आदमी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और नवाज शरीफ साहब प्रोग्राम देख रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज तस्वर किए जाते हैं, इस तक के शहबाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज तस्वर किए जाते हैं। यानी आप ऐसे समझ लें कि अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को दोनों को एक साथ रखा जाए और इनके बिल्कुल दरमियान इसहाक डार साहब को रखा जाए तो ये अकेला लीडर है जिसके दोनों के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात। तो इन एक्चुअलिटी अगर इसहाक डार साहब काम कर रहे होते तो उनका तजुर्बा ज़्यादा था, ठीक है। मिफ्ता इस्माइल साहब की जो थिंकिंग है, थिंकिंग अच्छी है, लेकिन वो ज़्यादा पीटीआई वाली थिंकिंग से मिलती जुलती थिंकिंग है। यानी ऑन दी सरफेस प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करना, किताब में ये लिखा हुआ है अच्छे बच्चे ये करते हैं जी, इस तरह, मतलब उनको वो वाली इकोनॉमिक्स पता है कि जो कोर जो मसाइल है ना हमारी इकोनॉमी हमारी जो है ना, यकीन करो एक दीमक खाए दरख्त के तने की तरह है। दीमक खाया दरख्त का तना कभी आपने देखा है? वो अंदर से खाया हुआ होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी ही है। अब वो इसहाक डार को पता है, मिफ्ता इस्माइल साहब वगैरह या जो असद उमर हैं या इस तरह के जो लोग हैं ना, इनको वही पाक स्टडीज़ वाला पाकिस्तान पता है। वसाइल से माला माल डिस्को डांस, दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, समुद्री पट्टी, इनको रियलिटी नहीं पता। खैर एनीवे, इस मौजू पर भी बात करेंगे। मेरे साथ अब जनाब एहसन मेहंती साहब दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। एहसन मेहंती साहब, मसला अब है बजट बनाने का। अब वो एक बड़े टर्ब्यूलेंट टाइम्स के अंदर, ट्यूमलेस टाइम्स के अंदर जो है ना बजट बनाना है। प्रॉब्लम ये है कि फुटिंग भी बड़ी कमज़ोर है क्योंकि मायर में पाँव है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिसीजन लिए नहीं जा सकते, टफ इकोनॉमिक डिसीजन। दूसरी तरफ बजट देना है, बजट में रिलीफ देनी है। अब आप मुझे बताएं कि ये बजट मेकिंग का प्रोसेस किस तरह से होगा, कौन इसकी लीडरशिप लेगा? क्या मतलब ये कि मंझे हुए इसहाक डार साहब या मिफ्ता इस्माइल साहब जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है लेकिन नॉट सो मच सो, क्या कहते हैं आप? देखिए, यू आर राइट कि काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि जहां पर हमें जो जो हमारे जो वसाइल हैं या फिजिकल डेफिसिट है उसको कंटेन करना है 6% पर, और वो अपेरेंटली हमें नजर आ रहे हैं कि जो सिनेरियो है उसमें काफी डिफिकल्ट नजर आता है कि जहां पर हमें सर्कुलर डेट को भी फाइनेंस करना है, जो हम एनर्जी प्राइसेस हैं उनको भी हम नहीं बढ़ा रहे, उनको भी हमें मैनेज करना है। ऐसी सिचुएशन में जहां ऑयल प्राइसेस कल भी बढ़ी हैं बट हमने लोकली उसको कुछ इतना ज्यादा जो है नहीं उसके साथ जो है वो अलाइन किया हुआ, और जाहिर उसके अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा जो है इस वक्त ग्रिम है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर सर्कुलर डेट भी है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसको फाइनेंस करना है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है उनको फंड करना है। तो आई थिंक ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है कि हमें फिस्कल डेफिसिट को कंटेन, हम उसको 6% पर करें, बट सर्टेनली जो है वो जो डेवलपमेंट बजट्स होते हैं हमारे उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो गुंजाइश होती है कि उसको हम कट करें। अच्छा, जब डेवलपमेंट बजट्स को हम कट करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हम 4 की जगह फॉर एग्जाम्पल 3% पर ले जाते हैं तो फिस्कल डेफिसिट हम 6 की जगह 8 पे लेकर जा सकते हैं। तो मैं जिस तरह से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर हम कंटेन कर लेते हैं हमारे पीएसडीपी को, यानी कि डेवलपमेंट बजट्स को, और हम नहीं कोई नए प्रोजेक्ट्स लगाते तो जाहिर है वहां पर हमें स्पेस मिल जाती है कि फिस्कल डेफिसिट हम 6% पर 6% क्यों? क्योंकि आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है कि हम इसको हम नहीं क्रॉस करें। तो बजट तो बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं नजर आ रहा। हाँ, आगे ग्रोथ हमें इम्पैक्ट होते हुए इसलिए नजर आ रही है कि वैसे भी ग्लोबल ग्रोथ है, इकोनॉमिक आउटलुक ग्लोबली भी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रहा है। यूएस देखें या यूरोपियन इकोनॉमीज रिसेशन, उसमें जाहिर है यूक्रेन का भी ताल्लुक है, उसमें यूएस की अपनी जो है वो ग्रोथ इम्पैक्ट किया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसको यूएस ग्रोथ भी जो है वो कम होगी। तो जाहिर है अगर पाकिस्तान की भी ग्रोथ रेट जो 4% पर इस वक्त प्रेडिक्टेड है FY23 के लिए, उसको अगर उसको हम 3% पर लेकर जाते हैं तो फिस्कल डेफिसिट हम जो है उसको जाहिर है 6% पे कंटेन कर सकते हैं, और पीएसडीपी को कट करके जो है वो जितनी गुंजाइश जो हमें चाहिए सर्कुलर डेट को फाइनेंस करने के लिए, ये ब्लीडिंग स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को उनको हम फंड अप कर सकते हैं। नहीं, आपकी बात का लॉजिक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने बताया कि जो स्पेस हमें मिल जाएगी इन द सेंस कि हम पीएसडीपी, और वो पॉलिटिकली भी इसलिए सेंस बनाती है क्योंकि देखें गवर्नमेंट के पास काम मतलब टाइम बहुत शॉर्ट है, इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाना तो बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग तो फोर्सी कर रहे हैं ओनली 4 मंथ्स। दी एक्चुअल ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूँ, इसका ये है कि किसी तरह टैक्सेस में उस जगह रिलीफ दी जाए जहां कॉमन मैन की लाइफ इंपैक्ट, जो मैं इलेक्शन, क्योंकि दिस विल बी एन इलेक्शन बजट, सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू और व्हाट दे आर डिजाइनिंग टू डू समहाउ इज
कि जो आप वाली बात है वो तो अपनी जगह बहुत स्ट्रांग है, इस स्पेस के साथ उनके पास जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा किसी तरह वो टैक्सेस को रैशनलाइज कर दें कॉमन मैन के लिए। इसमें कुछ पहले भी स्टेप्स लिए थे, लेकिन इस दफ़ा आपके ख्याल से ये कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले? एक्सेप्ट फॉर टैक्सेस, आई थिंक सब्सिडीज के लिए स्पेस नहीं है। आपने पहले बता दिया कि वो बजट पहले उन्होंने पाबंदी लगा दी फिस्कल डेफिसिट की, तो अपने पास स्पेस क्योंकि सब्सिडी की नहीं है, तो टैक्स रिलीफ कहां दी जा सकती है, किस एरिया में गरीब आदमी को, आम आदमी को बेनिफिट दे सकते हैं? ये बजट प्रोसेस काफी इजी प्रोसेस है। अगर आप अपनी ग्रोथ को कम कर देते हैं, यानी कि ग्रोथ रेट, कॉमन मैन को तो जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका बढ़ जाएगा। जाहिर है ग्रोथ रेट अगर हम 4% की जगह 3% पे लेकर जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त जो 6% पे चल रही है वो हो सकता है 8% पे चले जाए। लेकिन इस वक्त जो सबसे अच्छा रिलीफ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कॉमन मैन को, वो डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस को मेंटेन करके, एनर्जी प्राइसेस को इस स्टेटस को पे लेकर आकर ये बहुत बड़ी फेवर जो है, या अनअकाउंटेड फॉर गैस प्राइसेस हैं जो उनको भी जो है वो जाहिर है गैस प्राइसेस में मुंतकिल नहीं किया जा रहा। तो आई थिंक कि जो एलपीजी का सर्कुलर डेट है वो इसी वजह से बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम कॉमन मैन को ऑलरेडी एक रिलीफ दे रहे हैं एनर्जी प्राइसेस के अंदर, जिसमें गैस भी आता है और पावर भी आता है और इसके अलावा पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम अपेरेंटली नजर आ रहे हैं। तो कॉमन मैन तो वैसे ही विनर हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है। इशू ये है इस वक्त कि जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, ओन एंटरप्राइजेज हैं, उनको जो फंड अप करना है उसके लिए कंटेन करना पड़ेगा हमें हमारे प्रोजेक्ट्स को। अगर हमने प्रोजेक्ट्स को कंटेन किया, क्योंकि जाहिर है पीएचडीपी का जो कमिटमेंट होता है तकरीबन 20% वो बजट का होता है, तो अगर आप उसको कट कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो जाहिर है आपकी फिस्कल स्पेस आपको मिल जाती है, फिस्कल डेफिसिट को आप कंटेन कर सकते हैं 6% पर। तो इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ग्रिम इंटरनेशनली हमें नजर आ रही है, जहां पर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट हमें फंड करने के लिए काफी मुश्किलात हो रही हैं, और जाहिर है ये करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रुपी को इस वक्त गिरा रहा है। तो हमें हमारी जो फोकस है वो इस पर रखना चाहिए कि हम अपनी रुपी को स्ट्रेंथन करें, एंड आई थिंक दिस इज द राइट गवर्नमेंट। और जो इस वक्त आपने इसाकदार की भी जो बात की इनिशियली, कि वो उनका फर्स्ट कमेंट था कि मैं रुपी को अगेंस्ट डॉलर 140 लेकर आ जाऊंगा। अगर वो 140 रुपी को अगेंस्ट डॉलर लेकर आ जाते हैं तो वो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर पाएंगे। वह काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है जहां पर रुपी 186 का इस वक्त ट्रेड हो रहा है, वहां पर ऐसी सिचुएशन के अंदर तो मेरी आपकी बड़ी तफसीली गुफ्तगू होगी, क्योंकि वहां पर हमारी इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा कंट्रोल में आएगी। इन्फ्लेशन अगर हमारी कंट्रोल में आती है, सडनली उसका इम्पैक्ट हमें ग्रोथ जो है वो इस तरीके से जो है वो बढ़ सकती है। अगर हम पीएचडीपी को कट करते हैं और अगर हमें फिर भी ग्रोथ बढ़ानी है तो जाहिर है उसके लिए हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। तो एक्चुअली सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, बजट को बनाना भी रहेगा सर्टनली, बट बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि अगर बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और बड़ी अहम बात की आपने एहसन मेहंदी साहब, और साथ साथ जो है नाजरीन ये हाईलाइट किया इन्होंने यार साहब वाली बात को मैं फुली इंडोर्स करता हूँ। ठीक है, इसहाक डार साहब के ऊपर हमने बहुत तनकीद की, लेकिन अब मेरा तो दिल करता है कि मैं उनसे माजरत कर लूँ, क्योंकि वो तमाम वज़रा ख़जाना से बहुत बेहतर है। क्योंकि जो बेड़ा गर्क पिछली हुकूमत के अंदर मुल्क की मईशत का हुआ है, यकीन करें जिस तरह से, मैं इमरान खान को ब्लेम नहीं करता, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जिस तरह से इन्होंने किया है, यकीन करें, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि मतलब ये कि वर्चुअली इन्होंने बेड़ा गर्क सत्यानाश कर दिया गरीब आदमी का और इकॉनमी का। तीनों ये जो वज़रा ख़जाना रहे, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं गरीब आदमी की ज़िंदगी से, और इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया पिछली हुकूमत के दौरान, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ। अल्लाह ताला इनकी आखिरत को आसान करे, जो तीनों वज़रा ख़जाना पीटीआई के दौर में गुजरे, क्योंकि इन्होंने जो काम किए हैं इरिवर्सिबल, प्रॉब्लमेटिक। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन नाजरीन ऑन हैप्पी नोट मैं आपको टरू मरू तो गुजर गई, आपको चौथे दिन भी ईद मुबारक कहता हूँ। ईदी मैं आपको नहीं देता क्योंकि जेब तंग हो गई है, यहाँ पर बहुत से लोग तलबगार खड़े हैं, पहले इनको निपटा लूँ फिर आपकी तरफ आऊँगा। वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इन्वाइट यू टू सेंड मैसेजेस ऑन फेसबुक। ईद मुबारक के मैसेजेस भेजिए। अली नसर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।